हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का चैप्टर सेकंड जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। ओके, तो ये चैप्टर स्टार्ट होता है हड़प्पा सभ्यता के बाद 1500 वर्षों के लंबे अंतराल मतलब होता है गैप में उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में कई प्रकार का विकास हुआ। और यही वह काल था जब सिंधु नदी घाटी व इसकी उप नदियों के किनारे रहने वाले लोगों ने ऋग्वेद का लेखन किया या फिर इन्होंने ऋग्वेद लिखा। ठीक है, उत्तर भारत, दक्कन पठार के क्षेत्र, कर्नाटक जैसे उपमहाद्वीप के कई क्षेत्रों में कृषक बस्तियां अस्तित्व में आई। कहाँ पर? उत्तर भारत, दक्कन पठार, कर्नाटक जो उपमहाद्वीप है वहाँ पर कौन सी बस्तियां अस्तित्व में आई? कृषक बस्ती अस्तित्व में आई। ओके, हमने देखा था हड़प्पा सभ्यता में शवाधान में क्या करते थे वो लोग? आभूषण दफनाते थे। लेकिन अब इस समय में क्या हुआ? दक्षिण भारत में शवाधान के नई तकनीकें भी सामने आए। अब इन जो नई तकनीकें सामने आई थी उन्हें क्या कहा गया? उन्हें महापाषाण के नाम से व्याख्यात किया गया। ठीक है, और ये लोग क्या करते थे? ये लोग शवों के संग लोहे से बने उपकरण व हथियार भी दफनाते थे। ओके, हमारा पहला टॉपिक है प्रिंस और प्रेयदर्शी। तो ये क्या है? तो क्या हुआ था 1830 के दशक में एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार थे जिनका नाम था जेम्स प्रिंस। ठीक है, इन्होंने क्या करा? ब्राह्मणी और खरोष्टी जो लिपि थी उसका अर्थ निकाला। ठीक है, इन्होंने जब अर्थ निकाला, इन्होंने अध्ययन किया तो उन्हें पता चला कि अधिकांश अभिलेख व सिक्कों पर किसका नाम लिखा है? मनोहरती मुखर्ती वाले राजा का नाम लिखा है। ठीक है, और कुछ अभिलेख खुद थे उस पर राजा का नाम क्या लिखा था? अशोक भी लिखा हुआ था। तथा अशोक जो था वो सर्वोत्तम या फिर सबसे प्रसिद्ध राजा माना जाता है। सबसे अच्छा जो राजा था वो कौन माना जाता है? अशोक माना जाता है, क्योंकि अशोक ने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। अब उसके बाद हमारे यहाँ पर बॉक्स में लिखा है अभिलेख। तो अभिलेख कई बार एग्जाम में आया और ये इम्पोर्टेंट भी है। तो अभिलेख पढ़ते हैं। अभिलेख किसे कहते हैं या फिर अभिलेख क्या होते हैं? तो अभिलेख उन्हें कहते हैं जो पत्थर एवं धातु की मिट्टी की सतह पर, कठोर सतह पर खुदे होते हैं। मतलब कोई भी मिट्टी का बर्तन या फिर सतह है उस पर खुदे होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। अब अभिलेख पर लिखा क्या होता है? तो अभिलेख उन लोगों की उपाधियाँ, क्रियाकलाप या विचार लिखे रहते हैं जो उन्हें बनवाते हैं। मगर समझ लो जैसे कि कोई व्यापारी लिखवा रहा है अभिलेख, तो व्यापारी किसके बारे में लिखाएगा? अपने कामकाज के बारे में। एग्जाम्पल दूँ तो राजा लिखवा रहा है तो राजा ने जोन से युद्ध जीते हैं उसके बारे में। ठीक है, उसने क्या क्या करवाया है ये सब वो किस में लिखाएगा? अभिलेख में लिखवाएगा। तो अभिलेख यही होता है। आई होप आपको समझ में आए। हमारा दूसरा टॉपिक है प्रारंभिक राज्य, मतलब राज्य का प्रारंभ कैसे हुआ? तो 16 जनपद। अब 16 जनपद प्रारंभिक भारतीय इतिहास की 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को महत्वपूर्ण परिवर्तन काल माना जाता है। कई बार आता है कि किससे परिवर्तन काल माना जाता है? तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व को परिवर्तन काल माना जाता है। तो ऐसा पूछते हैं कि क्यों माना जाता है? तो क्यों माना जाता है? क्योंकि इस काल में राज्यों, नगर, ठीक है, लोहे के बढ़ते प्रयोग, सिक्के के विकास, ये सब का विकास हुआ था। और इसी वर्ष क्या हुआ था? बौद्ध और जैन धर्म की विचारधाराओं को भी विकास हुआ था। ओके, और जैन और बौद्ध धर्म जब हम देखेंगे तो उसमें किसका उल्लेख मिलता है? महाजनपद का उल्लेख मिलता है, 16 महाजनपद। तो ये 16 जनपद क्या है? तो ये 16 जनपद जो है जिसमें वाणिज्य, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गंधर, अवंतिका, ये जो थे ये सबसे प्रसिद्ध क्या माने जाते थे? महाजनपदों में गिने जाते थे। वैसे तो अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था। ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनना। अधिकांश महाजनपदों पर राजा का शासन होता था, लेकिन गण और संघ दो ऐसे राज्य थे जहाँ पर लोगों का क्या करता था? एक समूह शासक करता था। मतलब एक व्यक्ति ना कर पूरा एक समूह क्या कर रहा है? शासन कर रहा है। इस समूह का प्रत्येक व्यक्ति राजा होता था। और अगर जनपद पर राजा शासन करेगा तो वहाँ पर एक ही राजा होगा, लेकिन समूह में करेंगे तो समूह में जितने भी व्यक्ति हैं वो क्या होंगे? राजा होगा या फिर राजा कहलाता है। ओके, भगवान महावीर और भगवान बुद्ध भी इन्हीं गणों से संबंधित रखते थे, मतलब ये भी इन्हीं गण से थे। ओके, प्रत्येक महाजनपद की राजधानी होती थी जिसे किले से घेरा जाता था। ठीक है, और अब किलेबंदी करेंगे तो उसके लिए रख रखाव व प्रारंभिक सेना की भी जरूरत होगी। ठीक है,
और नौकरशाही के लिए भारी आर्थिक स्रोत की भी आवश्यकता होती थी। तो इसके लिए वो लोग क्या करते थे, तो इसके लिए वो क्या करते थे, अपने पड़ोसी राज्य से आक्रमण करके क्या करते थे, धन इकट्ठा करते थे। और बाद में क्या हुआ, धीरे धीरे कुछ राज्यों ने अपनी स्थानीय सेना व नौकरशाही तंत्र भी बना लिया। ठीक है, अब मैंने बताया था कि 16 जनपद होते हैं, तो 16 जनपद में सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो था मगध। ठीक है, मगध जो था वो सबसे महत्वपूर्ण था। तो क्यों था मगध सबसे इम्पोर्टेंट, तो ये हम पढ़ने वाले हैं। 6ठी से 4ठी शताब्दी में मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन गया था। इसके पीछे क्या कारण थे वो हम देखने वाले हैं। एक तो ये था कि जो मगध था उसकी जो भूमि थी वो कैसी थी, अच्छी थी। ठीक है, मतलब वहाँ की भूमि जो थी उपजाऊ थी। दूसरा ये कि लोहे की खदान थी। उसके बाद अब लोहे की खदान है तो उनसे क्या होते थे, हथियार बनाना आसान हो गया। ठीक है, उसके बाद जंगली क्षेत्रों में हाथी उपलब्ध थे। तो हाथी जो थे वो किसके लिए महत्वपूर्ण थे, सेना के लिए महत्वपूर्ण थे। खदानें भी है, हाथी भी है, और गंगा और उसकी उपनदी से क्या होता था, वो परिवहन कर सकते थे, वो भी सस्ता और सुलभ। ठीक है, तो इसलिए जो मगध था वो इतना महत्वपूर्ण था क्योंकि उसके पास सब चीज़ थी। अगर हम राजा में देखेंगे तो राजा भी क्या थे, बहुत महत्वाकांक्षी या फिर अच्छे राजा थे जिन्होंने अपने मंत्रियों की सहायता से क्या की थी, नीति लागू की थी। ओके, तो ये होता है मगध इतना इम्पोर्टेंट था। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एक आरंभिक साम्राज्य। एक आरंभिक साम्राज्य मतलब साम्राज्य का आरंभ कैसे हुआ, तो मगध, अब मगध का तो विकास हो रहा है लेकिन इसके साथ साथ मौर्य साम्राज्य का भी उदय हुआ। अब मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, इन्होंने कब स्थापना की थी, 1321 ईस्वी में स्थापना की थी। और इनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला था, तो अफगानिस्तान से बलूची तक फैला था। अब आता है मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मौर्य साम्राज्य के बाद हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो इसके बहुत सारे स्रोत हैं जिसमें विशेषकर मूर्तियाँ भी सम्मिलित है। और मूर्तियों के अलावा एक और है, वो क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक यूनानी राजदूत आया था जिसका नाम था मेगास्थनीज। ठीक है, इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है जो क्या है, उससे हमें मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। दूसरा ये है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य के मंत्री थे जिन्हें चाणक्य कैटल्य भी कहा जाता है, उनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है अर्थशास्त्र। उसमें भी हमें क्या है, मौर्य साम्राज्य के बारे में जानकारी मिलती है। और अशोक जो था वो राजा था, उसके द्वारा जो पत्थरों और स्तंभों में जो अभिलेख मिले वो भी क्या है, इसके स्रोत माने जाते हैं। अब अशोक के बारे में पढ़ लेते हैं। अशोक वह पहला सम्राट था जिस अपने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश प्राकृतिक पत्थरों पर पॉलिश करवाए थे या फिर लिखवाए थे। ठीक है, अगर हम देखें तो अशोक जो था वो सबसे अच्छा राजा माना जाता है अभी तक। अशोक ने अपने अभिलेखों के माध्यम से धर्म का प्रचार किया। अब ये धर्म क्या होता है, तो ये धर्म ऐसा होता है जिसमें कुछ छोटे मोटे मूल बातें रहती है। तो क्या है, ये भी कई बार एग्जाम में आती है। तो इसमें यह था कि बड़ों के प्रति आदर करना, सन्यासी और ब्राह्मणों के प्रति उदार भाव, सेवकों और दास के प्रति उदार व्यवहार करना व दूसरों के धर्म व परंपरा का आदर सम्मिलित था। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है साम्राज्य का प्रशासन। मतलब जो साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, उसका प्रशासन कैसा था। तो मौर्य साम्राज्य में 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे जिसमें से उसकी राजधानी कौन थी, पाटलिपुत्र, जिससे वर्तमान में क्या कहा जाता है, पटना कहा जाता है। और 4 प्रांतीय केंद्र थे। अब प्रांतीय केंद्र कौन से थे, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसली और स्वर्णगिरी। ओके, हम देखेंगे तो आधुनिक पाकिस्तान में पक्षीय सीमा प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उत्तराखंड तक एक जैसा संदेश उत्कीर्ण हुए। मतलब एक जैसे संदेश क्या हुए, मिले। अब हम देखेंगे कि तक्षशिला, पाटलिपुत्र, उज्जैनी, तोसली ये लंबी लंबी दूरी वाला है, फिर भी क्या हुआ है, हमें एक जैसे संदेश मिले हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं।
अफगानिस्तान के पहाड़ी क्षेत्र और कहाँ उड़ीसा के तटवर्ती क्षेत्र, मतलब इतना क्षेत्रफल था लेकिन फिर भी क्या हुई है, सारी व्यवस्था में एक जैसी देखने को मिलती है। अगर हम देखेंगे तो अफगानिस्तान का पहाड़ी क्षेत्र कितनी दूर है और उड़ीसा के जो तटवर्ती क्षेत्र है वो कितनी दूर है। ठीक है, यहाँ भी संभव है कि सबसे प्रबल प्रशासनिक नियंत्रण साम्राज्य की राजधानी तथा उसके आसपास के पंदी केंद्र पर हो सकता है। तक्षशिला और उज्जैनी ये दोनों भी कैसे लंबी दूरी वाले व्यापारिक मार्गों में स्थित है और स्वर्णगिरी जो है वहाँ पर कर्नाटक में सोने की खदान के लिए भी उपयोग में लाई जाती है, फिर उपयोग किया जाता है। अब साम्राज्य में संचालन कैसे करते थे, ठीक है, तो साम्राज्य के संचालन के लिए भूमि और नदियों दोनों मार्ग से क्या होता था, आवागमन होता था। ठीक है, राजधानी से प्रांतों तक जाने पर कई हफ्ते व कई महीने लग जाते। ऐसा क्यों होता था, क्योंकि उस समय परिवहन की जो व्यवस्था थी वो इतनी अच्छी नहीं थी जैसे कि आज है। आज तो हर घर में गाड़ी है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो पहले क्या होता था, राजधानी से प्रांतों तक जाने पर कई सप्ताह व कई महीने लग जाते थे। इसलिए इसका यह अर्थ है कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था व उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी करनी पड़ती थी। अब उसके बाद यहाँ से एक टॉपिक है हमारा जो कि कई बार एग्जाम में आता है, जो मेगास्थनीज जो था उसे सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए एक समिति व 6 उप समिति दिखा है। ठीक है, क्या, एक समिति व 6 उप समिति। अब ये 6 उप समिति क्या थी, तो पहला जो था वो क्या था, नौसेना का संचालन, दूसरा यातायात व खान पान का संचालन, ठीक है, तीसरा था पैदल सैनिकों का संचालन, अश्वरोधियों का, फिर रक्तरोधियों का, और छठा जो है वो क्या है, हथियारों का संचालन। तो ये क्या, पूरे 5 काम है, मतलब 5 उप समितियां हैं। ओके, उसके बाद दूसरी उप समितियों के दायित्व विभिन्न प्रकार का था। उपकरणों में ढालने के लिए बैलगाड़ी व्यवस्था, सैनिकों के लिए भोजन, जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना, सैनिकों की देखभाल करना व सेवकों व शिल्पकारों की नियुक्ति करना, ये सब भी उसके अंतर ही आता था। अब अशोक ने अपने साम्राज्य को अखंड बनाए रखने का प्रयास किया। अशोक ने क्या करा, अपने साम्राज्य को अखंड बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। तो उसमें से क्या किया, उसने एक धर्म का प्रचार किया। अब धर्म जो होते थे वो कैसे होते थे, धर्म का जो सिद्धांत था वो कैसा था, साधारण व सार्वभौमिक था, मतलब ऐसा था कि कोई भी इंसान उसको फॉलो कर सकता था अशोक के अनुसार धर्म के माध्यम से। अब अशोक का क्या कहना था कि अगर जो व्यक्ति धर्म अपनाता है तो उससे क्या होगा, लोगों का जो जीवन है इस जीवन में और इसके आने वाले जीवन में भी क्या होगा, अच्छा होगा। और इसके लिए अशोक ने क्या किया था, धर्म के प्रचार के लिए उसने धर्म महात्मा की नियुक्ति भी की थी। अब मौर्य साम्राज्य इतना महत्वपूर्ण था, ठीक है, इतना महत्वपूर्ण था, तो 19वीं सदी में जब इतिहासकारों ने आरंभिक इतिहास की रचना करना शुरू की तो उन्हें मौर्य साम्राज्य का इतिहास एक प्रमुख काल माना। इतिहासकार ने जब इतिहास रचा तो उन्होंने किसको महत्वपूर्ण माना, मौर्य साम्राज्य को क्या था, महत्वपूर्ण माना। तो क्यों माना, क्योंकि 19वीं व आरंभिक 20वीं सदी में इतिहासकार को इसे प्राचीन भारत में ऐसे साम्राज्य की जो स्थापना थी वो कैसी लगी, चुनौतीपूर्ण लगी, इसलिए उन्होंने इसे इतना महत्व दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ से है मौर्यकालीन सभी पुरातत्व तथा अद्भुत कला के परिणाम मिले हैं जो साम्राज्य की पहचान माने जाते हैं। मतलब हमें ऐसी ऐसी चीज़ें मिली है जो कि क्या है, अद्भुत है, और उससे हम साम्राज्य की पहचान कर सकें। इतिहासकारों को लगता था कि अभिलेख पर लिखे संदेश अन्य शासकों से अभिलेखों से भिन्न है। उन्हें क्या लगता था कि यहाँ के जो अभिलेख है वो किससे, अन्य जो राजा है उनसे कैसे भिन्न है, जिससे उन्हें यह लगा कि अन्य राजाओं की अपेक्षा अशोक एक बहुत शक्तिशाली व परिश्रम शासक थे। उन्हें क्या लगा कि अशोक एक शक्तिशाली और परिश्रम शासक थे। साथ ही वे बाद में उन राजाओं की अपेक्षा विनीत का मतलब होता है उन राजाओं की अपेक्षा अच्छे हैं, जो कि मतलब कई राजा ऐसे थे जिन्होंने क्या करा था, अपने नाम के लिए बड़ी बड़ी उपाधि जोड़ लिया था, ठीक है, लेकिन अशोक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। ओके, अब हमारा जो टॉपिक है वो है राजधर्म के नवीन सिद्धांत, दक्षिण के राजा और सरदार। तो ये सरदार और सरदारिया जो है ये एग्जाम में आता है, तो इसे एक बार ठीक से पढ़ना। उपमहाद्वीप में ढक्कन व उसके दक्षिण के क्षेत्र में स्थित तलिंगम
में चोल चेल पांडव जैसे सरदारियों का उदय हुआ। ठीक है, अब सरदार व सरदारिया। तो सरदार व सरदारिया क्या है? तो सरदार का एक शक्तिशाली व्यक्ति होता था, ठीक है, जिसका पद कैसा होता था? वंशानुगत। वंशानुगत होता है मतलब जैसे कि अभी पापा है तो जो पिता का जो बेटा है वो बनेगा, फिर उस बेटे का जो बेटा होगा वो बनेगा, ऐसे मतलब वंशगत चलता रहता है। ठीक, और इसका पद कैसा होता था? वंशानुगत भी होता है और नहीं भी। इसके समर्थन इसके खानदान के लोग होते हैं, मतलब उसके परिवार के लोग ही क्या करते हैं? उसका समर्थन करते हैं, उसको बढ़ावा देते हैं। सरदार के कार्य के लिए अनुष्ठान का संचालन, युद्ध के समय नेतृत्व करना, विवादों को सुलझाना, ये सब काम कौन करता था? सरदार करता था। ठीक है, और उनके अधीन जो भी लोग रहते थे वो उनसे क्या लेते थे? भेंट लेते थे, और बाद में उस भेंट को क्या करते थे? जो भी उनका समर्थन करते थे उसमें वो बांट देते थे। ओके, अभी हमारा टॉपिक देवीय राजा। तो ये क्या है? तो ये है राजाओं के लिए मतलब उच्च स्थिति प्राप्त करना या अपन को महत्वपूर्ण बनाना। इसके लिए एक साधन क्या होता था? कि देवी देवताओं के साथ जुड़ना। ठीक है, मध्य एशिया से लेकर पश्चिम भारत तक शासकों ने अपने शासक करने वाले कुषाण शासकों ने इस उपाय का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया है। कुषाण जो शासक थे इन्होंने क्या किया है? इसका उदाहरण प्रस्तुत किया है। कुषाण इतिहास की रचना अभिलेखों व साहित्य परंपरा के माध्यम से किए। ठीक है, ये लोग देवताओं को अपने संग से जोड़ते थे, जैसे कि उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मठ में एक देव स्थल पर कुषाण शासकों की विशालकाय मूर्ति लगाई गई है। मतलब एक मंदिर है, वहाँ पर क्या किया गया है? इनकी मूर्ति लगाई गई है। ठीक है, उसके बाद अफगानिस्तान के एक देव स्थल पर भी इसी प्रकार की मूर्ति मिली है। कुछ इतिहासकार को मानना है कि इन मूर्तियों के जरिए कुषाण स्वयं को देव प्रस्तुत करते थे। ठीक है, कई कुषाण शासकों ने अपने आगे क्या कर ली थी? देवपुत्र की उपाधि लगा ली थी। और ये किससे प्रेरित होकर लगाई थी? तो इन्होंने चीनी जो शासक थे उनसे प्रेरित होकर या फिर उनसे शिक्षा लेकर इन्होंने क्या करा था? खुद के नाम के आगे देव की उपाधि जोड़ ली थी। चौथी शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के सहित कई बड़े साम्राज्यों के भी साक्ष्य मिलते हैं, जिनमें कई साम्राज्य सीमांतों पर निर्भर थे। अब आता है गुप्त शासकों का इतिहास। मतलब हम गुप्त साम्राज्य का जो इतिहास है उसे जानने के लिए हमें किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तो उसके लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? अभिलेख, सिक्के, साहित्य। इसकी सहायता से क्या होता है? इतिहास लिखा जाता है। उदाहरण के लिए इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख के नाम से प्रसिद्ध एक प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, ये एक अभिलेख है जिसकी रचना किसने की थी? जिसकी रचना सबसे शक्तिशाली सम्राट समुद्रगुप्त के राजकवि हरिशेन ने की थी। और किस भाषा में की थी? संस्कृत में। ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनता है, तो याद रखना। आई होप आपको वीडियो समझ में आई। आगे जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे।